नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईटीएफ का बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास आया, सर ये ईटीएफ कैसे काम करता है, ईटीएफ को क्या हम लोग लॉन्ग टर्म बाय करके चल सकते हैं, क्या ईटीएफ में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी होता है, नहीं होता है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ईटीएफ क्या चीज़ है, टाइप्स ऑफ ईटीएफ, ग्रोथ क्या हो सकता है ईटीएफ का, एक्सपेंस रेशियो कुछ रहेगा नहीं रहेगा, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, लिमिटेशन कुछ है नहीं है, ट्रैकिंग एरर क्या रहेगा, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और आप ऐसे ही रिसर्च का फ़ायदा उठा पाएँ। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो उसी एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए आपका पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपका नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं ईटीएफ का बारे में। जैसे मैंने बताया कि ईटीएफ जो है एक पोर्टफोलियो ऑफ इंडेक्स बास्केट है, उसको रिप्लिकेट करता है। जस्ट लाइक निफ्टी 50 एक इंडेक्स बना हुआ है, उसमें 50 कंपनियां हैं, तो सेम प्रोपोर्शन में ये ईटीएफ भी निफ्टी 50 को फॉलो करता है, एक बास्केट बना के। अगर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो सेम प्रोपोर्शन में ईटीएफ बन जाता है और उसको फॉलो करता है। देन निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो उसी सेम प्रोपोर्शन में, जिस हिसाब से 250 कंपनी है इसी में भी 250 कंपनी रहेगा, उसी प्रोपोर्शन में रहेगा जिस प्रोपोर्शन में उस इंडेक्स में है। तो मोटा मोटी आप समझे कि एक इंडेक्स को फॉलो करता है, और ये बेनिफिट इसमें ये है कि ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है और वो इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है। हालांकि उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है, लेकिन स्टॉक ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। तो आई होप आपको ईटीएफ क्या चीज़ है ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ईटीएफ क्या होता है, ब्रॉडली अगर हम देखें तो ईटीएफ 3 कैटेगरी का होता है। फर्स्ट होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ही आप समझते हैं कि स्टॉक है ना। देन होता है डेट। डेट वो बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, प्राइवेट बॉन्ड या डिवेंचर, ये हो सकता है। और कमोडिटी ईटीएफ, कमोडिटी में बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा सा फेवरेट है। उसका बाद क्रूड भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इक्विटी को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें बहुत सारा कंपनियों का ईटीएफ अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, देख सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ का ईटीएफ है, ठीक है, मिराई का आ गया है, निप्पॉन का है, एक्सिस का है, ठीक है। बहुत सारा ईटीएफ अभी आपको मार्केट में ट्रेड होते हुए मिलेगा। तो बहुत सारे निवेशक इसको भी देख के कंफ्यूज होता है कि एक ही कंपनी का बहुत सारा टाइप का होता है। बैंक बीज है, निफ्टी बीज है, अगर वो सेक्टोरल ईटीएफ भी हो सकता है, आईटी बीज, ऑटो बीज, ठीक है, बैंक बीज, ऐसे करके। फिर देन कंजम्पशन को अगर फॉलो करता है तो कंजम्पशन का ऊपर ईटीएफ बन जाता है। तो जो भी एक सेक्टर बनता है उसी को वो रिप्लिकेट करके काम चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट 2004 में डेट बॉन्ड आया था, और 2002 में जो ये इक्विटी बीज चालू हुआ था, ठीक है। निप्पॉन इंडिया अभी जिसका नाम है वही बीज कंपनी ने शुरू किया था निफ्टी बीज का फर्स्ट 2002 में, और डेट का शुरू हुआ था 2004 में, ठीक है। और आप मान सकते हैं कि जो गोल्ड ईटीएफ है वो आया था 2007 में, और गोल्ड ईटीएफ जब आया था तब से ही ईटीएफ थोड़ा फेमस होना चालू हुआ था 2007 से। तो अगर इनका ग्रोथ आप देखेंगे तो 2015 में ईटीएफ का 15,000 करोड़ का लगभग एयूएम था, जो अभी बढ़ के 20 से 25 गुना पे हो गया है, ठीक है, अगर ग्रोथ का यहाँ मानेंगे तो। हालांकि यूएस जैसा मैच्योर्ड मार्केट में बहुत सारा ग्रोथ हुआ है और बहुत सारा ईटीएफ काम करता है, लेकिन हमारा इंडिया अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग सेक्टर है, अभी नया नया शुरू हो रहा है ईटीएफ वगैरह। तो तरह तरह का ईटीएफ अभी बन रहा है, चालू हो रहा है, बहुत सारा निवेशक इन्वेस्ट भी कर रहा है। ईटीएफ और ज़्यादा फेमस हुआ था 2014 में जब सीपीएससी ईटीएफ लाया गवर्नमेंट ने, और 2019 में भारत बॉन्ड ईटीएफ वगैरह चालू हुआ। तब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आने लग गया, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगा। देन आजकल तो ईपीएफओ, एनपीएस, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर है, पेंशन स्कीम है, सब अभी मार्केट में निवेश करना चालू किया है ना। और ये लोग प्रेफर करता है ऐसे सिक्योर्ड जगह जहाँ नुकसान होने का चांसेस बहुत कम है,
और बढ़ने का चांस है ही है। वैसे सेम ETF वही देता है सिक्योर कि लंबे समय में ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स को ये फॉलो करता है। इंडेक्स क्या करता है, कोई भी स्टॉक अगर कुछ खराब चीज़ कर रहा है, उसमें कुछ कॉर्पोरेट इशू आ गया है ना, तो स्टॉक को निकाल के फेंक देता है इंडेक्स से, और उसका अगला स्टॉक दूसरा जो अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है उनको एंटर हो जाता है। जैसे काफ़ी समय पहले एक्सिस बैंक अच्छा काम नहीं कर रहा था, उसको निकाल के दूसरे जगह कर दिया, उसको एक्सिस बैंक का जगह दूसरा ला दिया, है ना। ऐसे करके अगर ग्रोथ दिखाएगा तभी वो पार्ट बने रहेगा, ग्रोथ नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। सपोज येस बैंक में इशू आया था, येस बैंक को उठा के फेंक दिया, ठीक है। DHFL में इशू आया, DHFL को उठा के फेंक दिया, दूसरा उनका जगह रिप्लिकेट हो गया। तो इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ग्रोथ अभी चालू ही हुआ है फ्रेंड, आने वाले समय बहुत अच्छा चलेगा, तो ग्रोथ होना ही होना है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो का अगर आप बात करेंगे तो आप एक चीज़ समझिए कि म्यूचुअल फंड आज का डेट में बहुत फेमस है। म्यूचुअल फंड में भी नॉमिनल से ही फीस लगता है, उसका भी 1/10 का आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना सस्ता है ये, ठीक है। जहाँ तक टैक्स इम्प्लीकेशन का बात करेंगे, तो अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हैं तो इसमें 1 लाख रुपया तक टैक्स लगता किस में है, पहले समझ लीजिए। टैक्स लगता है जितना आप प्रॉफिट कमाते हैं टोटल। अगर आप लॉस करते हैं तो लॉस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो प्रॉफिट अर्न के ऊपर टैक्स लगता है, जितना प्रॉफिट कमाते हैं। उसमें भी 1 लाख रुपये तक अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं पूरा साल भर तो आपको टैक्स छूट है उसमें। देन अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो जितना ज़्यादा कमाते हैं 1 लाख के ऊपर, उसका ऊपर आपका शॉर्ट टर्म अगर 1 साल के अंदर आप उसको प्रॉफिट बुक करते हैं तो 15% का टैक्स लगता है, और लॉन्ग टर्म का ऊपर आपको 10% का टैक्स लगता है। इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। अगर आप बात करेंगे कमोडिटी और डेट का, तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और टैक्स आपको लगता है एज पर इनकम टैक्स स्लैब, ठीक है। तो यहाँ हम समझेंगे इसमें लिमिटेशन क्या कुछ है ETF में। तो लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन आजकल इसमें कुछ चीज़ों में अच्छाई भी है, कुछ चीज़ों में बुराई है। जिसमें इसमें अच्छाई ये है कि लो कॉस्ट है, बेटर रिटर्न है। देन लिमिटेशन ये आप मान सकते हैं कि ये जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्टॉक ट्रेड करते हैं आप, ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट तो लगता ही है ना, तो सेम कॉस्ट इम्प्लीकेशन है। लिक्विडिटी का एक इशू आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है ना। लिक्विडिटी है हालांकि, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना डायरेक्ट स्टॉक में है। ट्रैकिंग एरर को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसमें सिंपल से मैं ये बोलूँगा, इंडेक्स जितना रिटर्न आपको दे रहा है उससे उस ETF कितना डेविएट कर रहा है, वो चीज़ है ट्रैकिंग एरर, है ना। हालांकि जितना ये डेविएट कम होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये तो थियोरेटिकल हमें चीज़ पता चल गया कि ETF क्या है, कैसे काम करता है, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। अभी समझेंगे हम प्रैक्टिकल चीज़, जो है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। अभी आप देख रहे हैं निफ्टी 250 मिड कैप 100 ओवरऑल एक अच्छा खासा रैली दिया, उसका बाद कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आ ही रहा है इसका ऊपर। कभी म्यूचुअल फंड का ऊपर गाज गिर रहा है सेबी का, कहीं कुछ स्टेटमेंट, कहीं कुछ स्टेटमेंट। तो म्यूचुअल फंड भी आने टाइम में हो सकता है वोलाटाइलिटी रहेगा, है ना। जितना रिटर्न म्यूचुअल फंड दे रहा है उतना ही रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अट्रैक्ट हो रहा है रिटर्न देख के, और डायरेक्ट घुस रहा है ताकि रिटर्न हालांकि उनका सेफ रहे, इस वजह से सेबी ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उसका भी बैड इम्प्लीकेशन पड़ रहा है और अच्छा खासा गिरावट दिखाई दे रहा है। तो इस केस में अगर आप ETF को फॉलो करेंगे, ETF में निवेश करके चलेंगे, तो ETF आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, स्टेबल रहेगा। डायरेक्ट स्टॉक में जितना वोलाटाइल होता है इतना वोलाटाइल भी नहीं रहेगा, और आप एक अच्छा ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, है ना। जैसे आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता, आप नया नया सीखना चाहते हैं, कम पैसे से करना है, तो ETF भी आपको 100-150 रुपये के अंदर अंदर एक एक स्टॉक का ETF का मिल जाता है। तो बहुत ही कम अमाउंट से आप इसको ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं सीखने के लिए, है ना। हो सकता है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी समय से ट्रेडिंग करना सीखना चाहता है प्रैक्टिकली, तो ये प्रैक्टिकली इससे कर सकते हैं आप कम अमाउंट से, है ना। तो डायरेक्ट स्टॉक का आपको सारे बेनिफिट मिलेगा इंडेक्स का, और सब स्टॉक रहेगा तो आपको वोलाटिलिटी इसमें कम रहेगा। हालांकि बढ़ेगा भी कम और घटेगा भी कम, कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, ओवरऑल रिटर्न आपका कम हो जाएगा,
लेकिन आपका गारंटीड है कि डूबेगा नहीं, जिस हिसाब से स्टॉक डूब रहा है उस हिसाब से। तो ये देख सकते हैं, ये एक नया में आपके लिए CPS ETF, ये गवर्नमेंट को ट्रैक करता है, गवर्नमेंट जितना भी बैंक वगैरह है, सिक्योरिटीज़ वगैरह है, तो ये 76 रुपया में आपको मिल रहा है। एक दिन का देखिए अभी 1.48% डाउन चल रहा है। बाय और सेल करने के लिए बस आप ये ETF को सर्च करेंगे, आपको बाय करना है तो बाय वाला बटन दबा देंगे तो बाय हो जाएगा, है ना। इनका अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो आप देखिए कितना बढ़िया सर एक स्मूथ सा रैली दिया है। कोई बंदा अगर इस जगह पे बाय किया ETF को, मान लीजिए 20 रुपीज़ तक, और वो 80 रुपीज़ तक, मतलब 4 टाइम ये कमा लिया, ठीक है। हालांकि ये मंथली चार्ट है, हालांकि हो सकता है थोड़ा वॉलेटिलिटी हुआ है, आगे जाके देखते हैं वीकली में। ये डे चार्ट देखिए, तो डे चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि जब भी ये ETF ज़्यादा गिरता ही नहीं है ना, अपना 20 DMA को सपोर्ट लेके ही ये कंटिन्यू ऊपर गया है। 50 DMA को टच नहीं किया, दूर दूर तक 100-200 DMA को भी टच नहीं किया। तो ये होता है एक खासियत इनका, गिरेगा भी नहीं ज़्यादा और बढ़ेगा भी धीरे धीरे। आपको एक अच्छा खासा रैली इसमें दिखेगा और आप अपॉर्चुनिटी मिलेगा कमाने का, ठीक है। स्मूथली होता है ना, कई बार कोई लेडीज़ भी होता है कि ट्रेडिंग करना सीखना चाहता है, ये करना चाहता है, तो इसमें से आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिल रहा है, काफ़ी समय से देखिए ये रेड लाइन को इसने टच नहीं किया, लेकिन यहाँ आके टच किया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है बाय करने का। लेकिन बाय कितना करना है, आपको छोटा छोटा अमाउंट बाय करना है। सपोज ऊपर से 5% ये गिर गया, तब आप एक पार्ट लगा दीजिए, देन उससे 5% गिरा तो एक पार्ट और लगा दीजिए। आप छोटा छोटा बाय करके चलिए, फिर उसको होल्ड कीजिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आपको ये 10-15% रिटर्न आराम से दे देगा। अगर 6 महीना भी लग जाए 10-15% कमाने के लिए तो कम नहीं है ये, ठीक है। ऐसे आप चर्निंग करते रहेंगे और लेते रहेंगे और बेचते रहेंगे, तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग करने का आपका एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी रहेगा। वीकली चार्ट देखिए कितना स्मूथ गया है, ओनली ये रेड लाइन को टच भी नहीं किया कभी, है ना, देख सकते हैं आप। 50 DMA को टच ही नहीं किया, 20 DMA को टच कर करके, 20 DMA को टच कर करके ऊपर गया है। तो ये खासियत होता है इनका। देन आप देख सकते हैं HDFC का 250 स्मॉल कैप का ETF में लाया आपके लिए, अभी 139 में ट्रेड कर रहा है। 250 कंपनी का स्टॉक अभी 139 में आपके पास ट्रेड कर रहा है। बाई करने के लिए बस आपको क्लिक दबाना है, बाई, आप बाई कर सकते हैं जीरोधा से, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न आप देखिए कितना स्मूथली, जैसे स्मॉल कैप में एक रैली था, कितना स्मूथली गिरा है, रनिंग हुआ है, ठीक है। ओनली एक बार यहाँ पे आपको आके टच किया है 20 DMA को। अभी आपको एक अच्छा खासा गिरावट में ये मिल रहा है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है ना। बाइंग भी करना है आपको, धीरे धीरे स्लोली बाइंग करना है आपको। अगर 10,000 लगाना है इस ETF में, आप 1,000 पहले लगा के चलिए, देन 5%, 3% गिरा, 3% में फिर 1,000 डालिए। ऐसे करके धीरे धीरे पार्ट में बाइंग करेंगे तो एक अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा। फिर उसको आप 6 महीना होल्ड कीजिए, आपका मस्त रिटर्न आएगा, एकदम बढ़िया वाला। उसमें टेंशन भी आपको कुछ नहीं रहेगा ज़्यादा। ये PSU बैंक का आप देख सकते हैं 75 रुपये में आपको स्टॉक मिल रहा है ETF। इसका भी रैली देखिए कितना बढ़िया आपको चला गया है ना। 50 जो DMA है इसको भी टच नहीं किया लंबे समय तक, यहाँ पे टच किया था जुलाई 2022 में, उसका बाद अच्छा खासा रैली देके अभी ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है। तो जैसे जैसे ये सब स्टॉक गिरेगा, ऐसे ऐसे आपका पास लेने का टाइम होना चाहिए, ऐसे ऐसे आप ले सकते हैं। CPS ETF का आप रिटर्न देखिए, है ना, कि 5 साल में 187%, 3 साल में 218%, 2 साल में 134%, 1 साल में 91%, 6 महीना जिसने निवेश किया 47%, 3 महीने में 18%। हालांकि अभी 1 महीने में डाउन है और 1 वीक में भी डाउन है, ठीक है। ईयर टिल डेट में, मतलब अभी साल से शुरुआत से 3 महीने में 14%। तो जो भी निवेशक कभी भी इन्वेस्ट किया है तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है ना। हालांकि अभी 1 महीने से 6% और 9% डाउन चल रहा है, तो ये सब अपॉर्चुनिटी होता है इसमें निवेश करने का। अच्छा टाइम आएगा तो ये 9% और 6% जो डाउन चल रहा है ये भी पॉजिटिव होगा, और आपका अगर आप बाय करके चलते हैं तो आपका पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा रिटर्न ये दिखेगा। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपका रिटर्न बनेगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम देखिए, अच्छा खासा वॉल्यूम में काम चल रहा है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आपको ज़्यादा अमाउंट में दिखेगा, लेकिन परसेंटेज में आप देख सकते हैं, परसेंटेज में अच्छा खासा दिखेगा। HDFC स्मॉल कैप 250 का आप देखिए,
1 साल में 56%, 6 महीना में 13%, 3 महीना में अभी नेगेटिव रिटर्न है, 1 महीने में 7% नेगेटिव रिटर्न, 6% नेगेटिव रिटर्न। तो ये सब होता है बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस टाइम बाई करके चलने से आपको अगर 3 महीना 6 महीना करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिखेगा। वॉल्यूम भी अच्छा खासा डिलीवरी उठ रहा है, परसेंटेज में आप देखिए 70%, 80%, 83%, ठीक है। निप्पॉन का PSU बैंक आप देख सकते हैं, 5 साल में 117%, 3 साल में 197%, ठीक है, 1 साल में 86%। फ्रेंड्स कौन देगा आपको बताइए? FD जैसा सिक्योर है ये, है ना, और 1 साल में 86% डबल आपको रिटर्न दे रहा है, ठीक है। गोल्ड का आप देख लीजिए, पोर्टफोलियो हेज करने के लिए गोल्ड बहुत बढ़िया पार्ट होता है ना। 5 साल में, 1 साल में, हर साल में आपको, हर टाइम में आपको पॉजिटिव रिटर्न ये दिया हुआ है। स्टॉक मार्केट में जब भी आपको वोलाटिलिटी रहता है, नेगेटिव कुछ बात आता रहता है, तब गोल्ड चलने लगता है। अभी गोल्ड में अच्छा खासा डिलीवरी भी उठ रहा है ना, तो गोल्ड भी एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिल्वर में भी कमाई करके लगाएंगे तो सिल्वर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा फ्रेंड्स, अगर आप इसको पोर्टफोलियो को चर्निंग करेंगे, नीचे खरीदेंगे ऊपर बेचेंगे, ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, तो सिल्वर भी एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है ये चीज़ मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आप ट्रेडिंग को नया तरीके से सीखना चाहते हैं तो पहले यहाँ आइए और ETF में ट्रेडिंग चालू कीजिए। जब कमोडिटी बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, तब स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी रहता है, तब आप वहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा कीजिए अपना स्टॉक। देन जब चलने लगेगा तब 10%, 15% प्रॉफिट भी बुक कीजिए और एक पोर्टफोलियो बना लीजिए ETF का, 8-10 ETF डाल के। कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा जब जिसमें गिरावट मिलेगा। स्टॉक कोई ना कोई सेक्टर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, पोर्ट सेक्टर में भी रोटेशन चलता रहता है। कभी ऑटो से पैसा निकल के IT में जाएगा, कभी IT से निकल के FMCG में जाएगा। जब भी सेक्टर रोटेशन होगा, ऐसे आप भी रोटेशन करके अच्छा चर्निंग करके अच्छा खासा ट्रेडिंग करके अमाउंट कमा सकते हैं। हालांकि इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको सीखना है ना, म्यूचुअल फंड से आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ कमाई करना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो को एक पोर्शन आप ऐसे करके शुरू कर सकते हैं। 2 महीना दीजिए, 3 महीना दीजिए, 6 महीना दीजिए, साल भर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर अच्छा खासा बड़े अमाउंट डाल के एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से आप कमा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका स्टॉक के बारे में रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।